हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर ओन चैनल एसिम्प्टोट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसी के कुछ केसेस, जिन केसेस को मैं लूँगा क्वेश्चंस की फॉर्म में लूँगा। तो ठीक है, तो 2-3 केसेस होंगे, सिंपल केसेस होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ circular arc of length L। ठीक है, एक आर्क है एंड हैविंग रेडियस R, ठीक है, मेकिंग एन एंगल अल्फा रेडियन एट सेंटर। ठीक है, तो एक आर्क है, ठीक है, उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस लेंथ का आर्क होगा और रेडियस होगा आर, जो कि अल्फा एंगल बना रहा होगा सेंटर पे। उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, ऐसे होगा आर्क, ये होता है आर्क। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये आर्क है, ये जा रहा है करंट इस पर, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, रेडियस है आर और एंगल बना रहा है सेंटर पे है अल्फा। ठीक है, अल्फा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी। अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज, ऐसे थी, उसका डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, वहाँ पर हमने पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का इंटीग्रेशन किया था, तब आया था dl इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ dl आया था 2πr, क्योंकि उस केस में पूरा सर्कल था। ठीक है, लेकिन इस केस में सर्कल पूरा नहीं है मेरे पास, सर्कल की लेंथ है l। तो जब मैं इस dl को इंटीग्रेट करूँगा तो पूरा इंटीग्रेट करने के पास मेरे पास dl हो जाएगा l। ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आफ्टर इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे अपॉन 4πr², ये थी, जब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तब मेरे पास जो b आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू l। ठीक है, यहाँ से एक r मैं इसके नीचे ले लूँगा। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा ना आपको, क्योंकि जो अल्फा है रेडियन में है एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, l/r। ठीक है, रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐसे रेडियंस में लेंगे, तो यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू होगी वो l/r इन रेडियंस होगी। तो यहाँ पर मैं l/r की जगह
ये भी ले सकता हूँ। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरे पास इस आर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू एल्फा। ठीक है, तो एक केस तो हो गया ये। ठीक, तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन इस आर के द्वारा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। डायरेक्शन तो फिर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या कैसे होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्रॉस डाउनवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा केस यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ रब। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड at the center of two coils inclined at 90 degree या perpendicular to each other, inclined at 90 degree to each other, ये ठीक रहेगा, 90 degree to each other। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ टू कॉइल्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। दो कॉइल्स रखी हैं ऐसे, अरे कैसे बन रही है ये, ठीक है ऐसे, और एक कॉइल रखी है ऐसे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रखी हैं एक दूसरे के। ठीक है, इस पे जो करंट की डायरेक्शन होगी मैं ले लेता हूँ ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, इसमें भी यही डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको ले लेता हूँ I1, इसको ले लेते हैं I2। ठीक है, सीधा बनना चाहिए थोड़ा सा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर कितनी होगी इन दोनों के द्वारा, दोनों कॉइल्स रखी हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब देखना ये है एंटी क्लॉकवाइज, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड, और इससे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड होगी, दोनों की डायरेक्शन ऐड होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही जगह नहीं होगी। तो मैं इसकी लूँगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर V1 होगा ये होगी P1 की डायरेक्शन और ये होगी B2 की डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, उल्टा हो गया थोड़ा सा, B2 B1। ठीक है, सही है ना। हाँ, इससे क्योंकि कॉइल ऐसे में रखी है तो इससे अपवर्ड होगी। ठीक है, अपवर्ड होगी B1 की डायरेक्शन, और इस कॉइल से क्योंकि वर्टिकली रखी है तो इससे B1 की B2 की डायरेक्शन होगी ये। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल ऐसे, ये होगी रिजल्टेंट B। तो दोनों कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल वो होगी B इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो क्योंकि दोनों का रेडियस, दोनों अगर बराबर है, दोनों कॉइल्स बराबर हैं, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ √2B। ठीक है, इन केस यहाँ पर केस ले लेते हैं B1 इक्वल टू B2। ठीक है, तब जो टोटल B होगी वो क्या होगी,
हमने पढ़ा था ना म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r सर्कल के केस में, पिछले केस में पढ़ा था ना, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये, तो यहाँ पर √2 रिजल्टेंट ये आएगा ना, ठीक है। V1 V2 बराबर होगी अगर दोनों सर्कल बराबर होंगे, मतलब R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होगा, ठीक है। दोनों का रेडियस अगर बराबर होगा, ठीक, दोनों बराबर कॉइल्स हैं तो इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी, ठीक। तो ये है दूसरा केस। अब हम पढ़ेंगे तीसरा केस। ये समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको नोट कर लेना। तो अब तीसरा केस, ठीक, अब कर दूं। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा केस। तो तीसरा केस क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, सेंटर ऑफ टू concentric coils having radii plural है R1 and R2 respectively, ठीक है। और केसेस होंगे if direction of currents in both the coils are, पहला केस है सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, सेम डायरेक्शन, तो या तो एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे दोनों, या दोनों क्लॉकवाइज ले लेंगे, दोनों डायरेक्शन सेम होगी। दूसरा केस होगा व्हेन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले ले लेते हैं सेम डायरेक्शन वाला केस। तो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं ऐसे ही, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसका रेडियस ले लेंगे R1, इसका रेडियस ले लेंगे R2, ठीक है। क्लियरली R1 R2 से छोटा है, ये बड़ा वाला सर्कल है। दोनों की डायरेक्शन सेम ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं दोनों की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ठीक है। सर्कल के द्वारा सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के द्वारा सेंटर पे क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है। तो दोनों के द्वारा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, इससे भी अपवर्ड होगी, मतलब डॉट, और इससे भी अपवर्ड होगी। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अगर इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 और इसके द्वारा होगी B2, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो B1 क्या है मेरे पास, B1 है म्यू नॉट। अच्छा एक चीज़, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसके लिए होगी N1 और इसके लिए होगी N2, ठीक है, तब इस केस में म्यू नॉट N1 I अपॉन 2R1 B1, अब B2 होगी क्योंकि ऐड होगा दोनों, तो म्यू नॉट N2 I अपॉन 2R2। तो फाइनल एक्सप्रेशन होगी म्यू नॉट I अपॉन 2
N1/R1 प्लस N2/R2। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड इन केस when both current are in सेम डायरेक्शन। ठीक है, और अपवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी, मैग्नीट्यूड होगा ये। अगर दोनों में कॉइल्स नंबर ऑफ कॉइल्स है, इसमें है N1 इसमें है N2, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। अब मैं लूँगा अपोजिट डायरेक्शन, ये था तो सेम डायरेक्शन में। अब जब मैं अपोजिट लूँगा, इसी को एडिट कर लेते हैं, इससे लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो जो अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि रिजल्टेंट किस तरफ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए। तो जो अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी किसका बड़ा होगा, नीचे वाले का या ऊपर वाले का? अंदर वाले छोटे वाले सर्कल का बी बड़ा होगा या बड़े वाले सर्कल का बी? क्या लगता है? हमें एक चीज़ पता है, यहाँ से दिख रहा है बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इसका मतलब जब R1 अगर मैं इसको छोटे से घटाऊंगा, छोटे पार्ट से घटाऊंगा, तो मेरे पास बड़ा पार्ट आएगा। ठीक है, जितना मैं घटाने वाले, जिससे मैं अगर मैं छोटे पार्ट से डिवाइड करूंगा तो बड़ा आएगा मेरे पास ऊपर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, अब बड़े वाले पार्ट से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो छोटा होगा ना। अगर R बढ़ेगा तो B घटेगा, है ना। इस केस में हमारे पास क्या है, R1 इज लेस देन R2, तो फिर B1 क्या होगा, बड़ा होगा ना B2 से। तो B1 से जो डायरेक्शन निकल रही है वो किस तरफ निकल रही है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड। और B2 से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, इससे होगा डाउनवर्ड और इससे होगा अपवर्ड। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि B1 ज़्यादा पावरफुल है, मैग्नेटिक फील्ड B1 की ज़्यादा पावरफुल है, B2 छोटा है, B2 की कम है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम आएगा, B2 छोटा है, B1 बड़ा है, तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अपवर्ड, तो डायरेक्शन होगी अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि ये अपवर्ड है, क्योंकि ये बड़ा है तो मैं B1 को लिखूँगा आगे, और यहाँ पर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए साइन भी आएगा नेगेटिव, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, तो यहाँ पर प्लस की जगह आएगा माइनस, सिर्फ इतना चेंज होगा ये। तो जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आएगी मेरे पास वो होगी μ0I/2 N1/R1 माइनस N2/R2। ये होगी मेरे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंसेंट्रिक कॉइल्स इन विच करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हमारे तीनों केस डिस्कस, ये तीसरा केस था, तीनों केस डिस्कस हो चुके हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक पूरा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कुलर कॉइल के द्वारा, वो क्या होगी, किसी एक्सिस पर, किसी पॉइंट पर। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज आई नीड अ लॉट योर सपोर्ट, सो प्लीज़। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन, किसी भी तरह का फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। सो बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।